देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज एक नई पेशकश, एक नई खोज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जरा सोचिए, क्या आपने सोचा था कि इस महीने में पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, लेकिन हो रहा है। क्या आपने सोचा था कि दिल्ली के अंदर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक महीने के अंदर 3 से 4 भूकंप के झटके आएंगे, लेकिन हो रहा है। क्या आपने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में इतनी तेज तूफान आएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन हो रहा है। क्या आपने सोचा, और जरा ध्यान से सोचिएगा, क्या आपने सोचा कि इस तरीके से बारिश और ओले गिरेंगे इस मौसम में, लेकिन हो रहा है। और इस सब के पीछे सूरज का लॉकडाउन जिम्मेदार है। अब आप बोलेंगे ये कौन सा लॉकडाउन? इसीलिए आज आप 1 घंटा नॉनस्टॉप इस खास रिसर्च बेस्ड शो को देखें, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, जिसमें साइंटिस्ट होंगे, स्पेस साइंटिस्ट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट, और वो साइंटिस्ट जो आपको बताएंगे कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है। ये एक रिसर्च बेस्ड शो है। अगले 1 घंटे कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में प्रकृति में एक के बाद एक बदलाव होते दिख रहे हैं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान, तो कहीं भारी बारिश। आखिर ऐसा हुआ कैसे? एकाएक बदलाव आए कैसे? यह ग्रहों का प्रभाव है या विज्ञान का प्रभाव? इस बीच सूर्य को लेकर नई रिसर्च सामने आई है, डराने वाली है, चौंकाने वाली है। मौसम में एकाएक बदलाव और सूर्य पर आई नई चौंकाने वाली रिसर्च पर बात करने के लिए हमारे साथ हर विधा के मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन बड़ी खबर स्क्रीन पर आपके, सूरज को लेकर बड़ी खबर यह है, सूरज पर बहुत जल्द लॉकडाउन होने वाला है। लॉकडाउन से सूर्य के तेज में कमी आ जाएगी। सूरज पर होने वाले लॉकडाउन का पृथ्वी पर बड़ा असर होगा। सूरज पर बहुत जल्द लॉकडाउन आने वाला है, और आपको बता दें, लॉकडाउन से सूर्य के तेज पर काफी कमी आ जाएगी। बेहद हैरान करने वाली यह खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिग स्क्रीन पर जाने से पहले, एक एक चीज समझाने से पहले, मैं आपको दिखाऊंगा हमारे साथ खास मेहमान कौन कौन से हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले पंडित अजय बाम्बी, बल्कि डॉक्टर अजय बाम्बी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं और काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय BHU से। मेरे साथ हैं संजीव रंजन मिश्रा जी, ज्योतिष विज्ञान के अच्छे जानकार हैं। स्पेस साइंटिस्ट BK त्यागी, आनंद शर्मा वेदर साइंटिस्ट, हर्ष गुप्ता जो कि हिमालयन अर्थक्वेक एक्सपर्ट, एक्स सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, वो हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है सर। ये एक रिसर्च बेस्ड शो है। बिग वॉल पर जाकर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखें। पहली खबर, बड़ी खबर यह है, सूरज लॉकडाउन के करीब है, धरती पर कुछ अजीब होगा। ध्यान से देखें इस बिग वॉल पर, आपके सामने सबसे बड़ी खबर। पॉइंट नंबर 1, वैज्ञानिकों की रिसर्च की सूरज पर लॉकडाउन होने वाला है। यह लॉकडाउन क्या होगा सूरज पर? सूरज की किरणों में भयानक कमी होगी, जिससे सनस्पॉट गायब हो जाएंगे। सनस्पॉट गायब होने के बाद लॉकडाउन के समय को सोलर मिनिमम कहा जाता है, और सोलर मिनिमम की अगर बात की जाए तो यह भीषण ठंड, भूकंप और सूखे की आशंका रखता है। ध्यान से देखें इसको, यह बहुत बड़ी जानकारी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इसके बाद मैं चाहूंगा जरा फ्लैश करें, क्योंकि 1790 और 1830 में ऐसा हुआ था। उसके बाद पृथ्वी पर क्या क्या बदलाव आएंगे उसकी शुरुआत हो चुकी है। स्क्रीन पर फ्लैश करें देश की राजधानी दिल्ली का हाल। सूरज पर जो कुछ भी हो रहा है उसके मायने क्या हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर हम यह जानना चाहेंगे कि अब इसका इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट को समझने के लिए मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, ध्यान से देखें। 1 महीने के भीतर दिल्ली NCR में 4 बार भूकंप। क्या सृष्टि बदल रही है सूरज की वजह से? 15 मई, 10 मई, 14 अप्रैल और 13 अप्रैल को दिल्ली में भूकंप। दिल्ली में कई जगह, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के अंदर एपिसेंटर था। 13 मई को देश के पूर्वी हिस्सों में भूकंप के झटके। यह हाल है, देख रहे हैं आप एकाएक। 18 अप्रैल को नेपाल, 2 मई को ग्रीस, 11 मई को इटली में भूकंप। भूकंप हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इतनी तीव्रता से इतने सारे, ये अपने आप में है। अब आपके सामने दूसरा सवाल है, क्या सृष्टि अपना रूप बदल रही है? सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमानों के पास और उनसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि यहां पर
मेरा आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है, यह बहुत बड़ी रिसर्च है, आप इसको समझें, क्योंकि 1790 और 1830 के बीच में जब ऐसा ही कुछ हुआ था, उसको डाल्टन मिनिमम कहते हैं। उस दौरान आप जानते हैं क्या हुआ था? भूकंप के झटके, उस दौरान ज्वालामुखी फटे, सूखा हुआ और काफी नुकसान पहुंचा था सृष्टि को। सीधे हमारे खास मेहमानों के पास चलते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजय भांबी से है। सर, ये क्या हो रहा है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली के अंदर यह हाल हो जाएगा। हमको पता भी नहीं था, हमने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ों में बर्फ गिरने लगेगी, जो कि गिर रही है। ये हो क्या रहा है सर? इससे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। पिछली शताब्दी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी काम किया था ज्योतिष के ऊपर, आकाश के ऊपर, कॉस्मोस के ऊपर। उनकी कुछ किताबें हैं, उसमें से एक का जिक्र है, वो ओरायन के नाम से है। और इस किताब में उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी, ग्रह नक्षत्रों की गणना की थी और स्पेस में जाना था, अंतरिक्ष में जाना था कि सप्तऋषि कहाँ हैं और उनका कब उदय होता है, कब अस्त होता है, ध्रुव तारा कहाँ है, साउथ में जो एक और साउथ स्टार है वो कब होता है। तो बड़ा अध्ययन के बाद वो एक नतीजे पे पहुँचे थे। उनका ऐसा कहना था कि भारत में ज्योतिष का जो विकास है वेदों के टाइम में हुआ या वेदों से पहले भी हुआ। यही कारण है कि वेदों में भी वैदिक ऋषि जो हैं ज्योतिष को नेत्र बोलते हैं। जब वो नेत्र बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो इतना सम्मान देते हैं। ये इस बात के लिए कहा। तो इसी के समय अब हम बात करते हैं सुमात्रा और सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं की। इन सारी सभ्यताओं में भी आज से 5000 साल पहले का अगर हम इतिहास देखें तो इन लोगों को भी काफ़ी आकाश के बारे में जानकारी थी। इसके बाद जो ग्रीक लोग थे, उसमें आर्किमिडीज हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने काफ़ी काम किया और उनका काफ़ी अध्ययन था। वो आकाश के बारे में बहुत सारी बातें जानते थे। जी। उनका जो अध्ययन है, हमारा जो अध्ययन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती जुलती हैं। आदान प्रदान हो सकता है, सभ्यताओं का होता रहता है, लोग आते होंगे जाते होंगे, ये सारी अलग बात है। तो हमारी जो गणना है, हमारी गणना एक तो गणना है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का है। और दूसरी गणना के हिसाब से जो सूर्य का जो मोमेंट है और अर्थ के से मोमेंट है सिर्फ 24,000 साल का है। और कुछ लोग इसको 25,920 साल भी बोलते हैं। इसमें पूरा मोमेंट होता है और इसमें हम 6 राशियों का परिवर्तन करते हैं। और जो जितना वेस्ट के पास ज्ञान है, ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास जो सारा ज्ञान है वो ग्रीक से आया हुआ है। तो वो ग्रीक वाले ज्ञान को अपना मान के चलते हैं। उनकी युग परिवर्तन की सोर्स तो है, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन आपने एक वर्ड बोल दिया, युग परिवर्तन। आपने एक वर्ड अभी बोला, युग परिवर्तन, जैसे ही मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा था। अजय जी, मुझे एक चीज समझाइए। अगर मुझे एक चीज आपसे जानना है कि जो सूर्य पे अभी हो रहा है, पहले तो ये लॉकडाउन है क्या सूर्य का, और इसका भारत पर और पूरी सृष्टि पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ओके, ये जो सूर्य की जो स्थिति है, हमारे यहाँ संहिताओं में लिखा हुआ है कि सूर्य के ऊपर कृष्ण धब्बे होते हैं। कृष्ण यानी कृष्ण बिंदु बोलते हैं। कृष्ण बिंदु का मतलब डार्क स्पॉट्स, जहाँ पर उसकी लाइट में प्रॉब्लम आ रही है। और इसके ऊपर एक अध्ययन किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये अध्ययन किया था 6396 BC की बात कर रहा हूँ, और उसका असर रहा था 6112, यानी 284 वर्ष का ये पूरा पीरियड था। उसमें से 60 वर्ष ऐसे थे जो पूरा ग्रीनलैंड था, इंडिया का, अफ्रीका का और बहुत सारा, वहाँ पर पूरा वेदर चेंज हुआ था और कोल्डेस्ट एनवायरनमेंट था। ये सारा आपको नासा से भी मिल जाएगा जो मैं दे रहा हूँ, ये हमारी ज्योतिष की किताबों में भी है। तो ये जो वहाँ पर हुआ था, तो वो जो पूरा वातावरण 60 वर्ष के लिए कोल्डेस्ट हो गया था। तो ये सूर्य के ऊपर इस तरह की स्थितियाँ होती रहती हैं। अब ये वो जो पिछली बार हुआ था, दैट लास्टेड अराउंड 40 ईयर्स वॉटेवर। तो सूर्य में इस तरह का चलता रहता है, पूरे दिन चलता है। एक से एक सन स्पॉट होते हैं, वो 11-12 साल में आते हैं, लेकिन प्रतिदिन भी उसमें परिवर्तन होता रहता है। और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, दैट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। उस प्रोसेस में हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम आपके प्रोग्राम, एक सेकेंड, आपके प्रोग्राम में 3-4 बार बोल चुका, हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगले 80-90 साल में युग परिवर्तन का दौर है। और उसी दौर के कारण पूरी दुनिया में एक अलग तरह की स्थिति चल रही है। और मैं तो बोलते ही रहता हूं कि अर्थ या ये प्लैनेट अपने आप को रिपेयर कर रहा है। इसलिए कलेक्टिव डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। इसलिए मेरी आपकी डेस्टिनी काम नहीं कर रही।
कई बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी कुंडली में क्या होगा, तुम्हारी कुंडली में तब होगा जब पूरे, अगर मान लीजिए भूकंप आएगा तो मेरी कुंडली में क्या होगा, मैं यहीं रह जाऊँगा, बाकी भी रह जाएंगे सब के सब। तो कलेक्टिव डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए रेडिकल चेंज, दैट इज़ वाई मैनी थिंग्स आर हैपनिंग। और हमारा पूरा जो सोर्स है, ज्योतिष का आधार है, वो सूर्य है, और सूर्य पे जो भी परिवर्तन होगा, आपने यहाँ पर ये बोला कि युग परिवर्तन हो रहा है, बेखबर नहीं रह सकते। मैं इस चीज को थोड़ा आगे आपसे स्ट्रेच करूंगा, लेकिन तुरंत हमारे पास जो साइंटिस्ट मौजूद है मैं उनके पास चलूंगा और उन साइंटिस्ट से मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर सभी गेस्ट को हमारे दिखाया जाए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, यहां पर जितने भी लोग हैं, ये रिसर्च कहती है कि सूरज के लॉकडाउन में जाने के पीरियड को वैज्ञानिक सोलर मिनिमम कहते हैं, और इस दौरान सूरज की सतह पर एक्टिविटी हैरतअंगेज तरीके से कम हो जाती है। हर्ष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हर्ष जी, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 1815 और 2000 के बीच में, तो जो 1790 और 1830 के बीच में, तो मेजर चेंजेस सृष्टि में आए थे। आपका इस पर क्या टेक है सर? देखिए, सन स्पॉट्स आते हैं जाते रहते हैं, और एक सोलर मिनिमा होता है। और सोलर मिनिमा जो था वो लास्ट सोलर मिनिमा 690 एडी में हुआ है। उससे पहले 360 बीसी में हुआ था, उससे पहले 770 बीसी में हुआ था। तो सोलर चेंजेस होते रहते हैं, और इसकी सोलर की एक 11 साल की साइकिल होती है, और उसमें एक्टिविटी कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये जो आप आजकल हम देख रहे हैं, तो आजकल हम सोलर मिनिमा के आसपास हैं, और ये आपने ठीक कहा कि सन स्पॉट्स बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो ये सोलर एक्टिविटी का मिनिमा ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता रहता है। लेकिन हम जो हैं, अगर उनको जो इस पृथ्वी पर हो रहा है, जैसे भूकंप के बारे में आप कह रहे हैं, तो भूकंप के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि भूकंप कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं। इस पर काफ़ी शोध हो चुका है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है कि हमारी पूरी धरती जो है वो 7 मेजर प्लेट्स में विभाजित है। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ घिसटती हैं और चलती हैं, और जिसकी वजह से जब स्ट्रेन एक्युमुलेट हो जाता है, जब स्ट्रेन जो है वो रॉक्स की स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाता है, तो भूकंप होते हैं। इस भूकंप होने के 2 मेन बेल्ट्स हैं। एक तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, जो कि प्रशांत महासागर के किनारे जितनी भी देश हैं उनमें चालू होती है। मतलब ये आप देखिए कि साउथ अमेरिका से चल के साउथ अमेरिका का पैसिफिक कोस्ट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का पैसिफिक कोस्ट, एलिशियन आइलैंड्स, इसके बाद जापान वगैरह होती हुई जावा सुमात्रा तक आती है। और दूसरी बेल्ट है, इस बेल्ट में दुनिया के 70% भूकंपों की जो ऊर्जा है इससे निकलती है। दूसरी बेल्ट है द एल्पाइड बेल्ट, जो जावा सुमात्रा से चालू होती है और अंडमान निकोबार होती हुई भारत के उत्तर से निकलकर मिडिल ईस्ट में जाकर यूरोप में जाकर खत्म होती है। इसमें 20% भूकंप की क्षमता इसमें रहती है। इसके अलावा जो बाकी भूकंप हैं वो प्लेट के इंटीरियर्स में आते रहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हाइपोथेसिस से ये ज्ञात हुआ है कि भूकंप होने की क्यों भूकंप होते हैं, और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर कि स्ट्रेन एक्युमुलेट हो चुका है और भविष्य में भूकंप होंगे। इसके बाद सवाल उठता है कि वो भूकंप कब ट्रिगर होंगे और कैसे ट्रिगर होंगे। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा, आपने जब मेरे से बात करी तो मैंने देखा, तो जो हमारे थोड़ा सा ये आवश्यक होगा कि हम भूकंप के बारे में थोड़ा कुछ और जानें। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, अभी जो हम सृष्टि पर देख रहे हैं, क्या उसका इंपैक्ट, अभी जो हम सृष्टि पर देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये देखें आप ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये दिल्ली में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसकी, मैं चाहूंगा जरा दिल्ली वाले ग्राफिक्स ऊपर प्ले किया जाए। अभी जो हम सृष्टि में देख रहे हैं, क्या वो सूरज से रिलेटेड है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो भूकंप का, जब हम भूकंप का बिना मैग्नीट्यूड कर दिए उसकी बात करते हैं, तो वो उसमें बहुत महत्व मैं नहीं दे सकता। ऐसा है कि भूकंप का एक माप होता है कितनी एनर्जी निकल रही है, और आप मोटे तरफ से ये समझिए कि एक 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो होता है उसकी एनर्जी हिरोशिमा काइंड का जो एटम बम होता है उस जैसी होती है। सर, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, और मैं एग्जाम्पल में
टोनी फिलिप्स नामक साइंटिस्ट का नाम दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं। उनका यह कहना था 1790 और 1830 के बीच में जो डाल्टन मिनिमम आया, उस दरमियान 2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो था वो बढ़ गया 20 वर्षों में, और ऐसे में बहुत सारे चेंजेस देखे गए। इसकी वजह से दुनिया के सामने संकट पैदा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा इंडोनेशिया में, 71,000 लोगों की मौत हुई, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ी, काफी सारे चेंजेस देखे गए। और उनका यह भी कहना था कि कई जगह बड़ी ठंड भी पड़ी, फसलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, ये सब इंटरनल प्रोसेसेस हैं जिसमें कि हमारी प्लेट सारी इन्वॉल्व हैं। मतलब जो धरती की बाहरी सतह है उसमें करीब 100 से 150 किलोमीटर ठीक है, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत तेजी से शो को मूव करूंगा। अब मैं अपना अगला ग्राफिक्स यहां पर वॉल पे दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं, तुरंत यहां पर चलेंगे बिग वॉल पर। सीधे मेरे साथ चलिए, आइए देखें यहां पर बिग वॉल पर हम अपना जो अगला ग्राफिक्स लेकर आ रहे हैं उसको जरा प्ले आउट करिए। हमारा जो सवाल है वो यहां पर आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखें। पहाड़ों पर बेमौसम बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश और चक्रवाती तूफान, तेज हवा और तूफानी आफत। देखें आप, पहाड़ों पर बेमौसम बर्फबारी, यूपी में 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। सोचें आप, यूपी में 180 किलोमीटर, पूर्वी भारत में आंधी तूफान के साथ बारिश होता है, यह हाल है। और जो हम सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ दिन में अंधेरा आ जाता है, मौसम का मिजाज इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? बेमौसम बारिश और तूफान की वजह क्या है? मौसम का मिजाज इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? बेमौसम बारिश और तूफान की वजह क्या है? सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमानों के पास। अब मेरे साथ प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय हैं, मेरे साथ आनंद शर्मा जी हैं, बी के त्यागी जी हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं, अभी वो भी लाइव जुड़ने वाले हैं, संजीव रंजन मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी। सर, मैं आपसे इस चीज समझना चाहूंगा, क्या भारत, क्या सृष्टि ये रिएक्ट कर रही है सूर्य पर जो लॉकडाउन हो रहा है उसको लेकर, और उसकी वजह से हम ये चीजें देख रहे हैं? और इसमें ग्रह नक्षत्र का रोल क्या है? ईशान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे एक वैज्ञानिक ये बता रहे थे कि सूर्य का इस पर कोई प्रभाव नहीं। मैं भी यही मानता हूँ कि सूर्य का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है। पृथ्वी में तरह तरह की प्राकृतिक उत्पात होते रहते हैं। कई बार आपने देखा है कि सितंबर मास में भी, अक्टूबर मास में भी कई जगहों पर बारिश होती है, वृष्टि होती है। तो इसका अर्थ ये है कि तरह तरह के प्राकृतिक उत्पात होते रहते हैं। अभी कुछ ही वर्ष पहले आंध्र प्रदेश में 200 किलोमीटर रफ्तार से आंधी आई थी, तूफान आया था। तो ये प्राकृतिक उत्पात पृथ्वी पे होते रहते हैं। संयोग है कि इस समय कोरोना का जो प्रकोप है, उसी प्रकोप के अंतर्गत ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो हम लोगों के मन में बहुत सारी दुश्चिंताएं आ रही हैं। पर सूर्य का प्रभाव कहीं से भी इस प्रकार का नहीं होता है। सूर्य हमेशा जो है अब न अस्त होता है न उदय होता है। ये हमारे सापेक्ष दृष्टि से हम उसको अपने अलग तरह से विचार कर लेते हैं, परंतु सूर्य अपनी स्थान पर हमेशा चमकता रहता है। और उसका प्रभाव, ये जो बीच बीच में ब्लैक स्पॉट्स जो आते हैं, वो प्रकृति है सूर्य की, और वो ऐसा होता रहता है। परंतु उसका हमारे पृथ्वी पे कोई ऐसा प्रभाव हो रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो खगोल शास्त्री हैं जो विदेश में, उनकी ऑब्जर्वेटरी जो है उसमें वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनका अपनी गणना है। हो सकता है कि उनकी गणना में कुछ और सूक्ष्म दृष्टि हो और उनकी बात सही भी हो, पर हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में इसका कहीं से ऐसा विचार नहीं किया गया कि हर 11-11.5 वर्ष में सूर्य की जो है रोशनी में, उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं आया है। 72 वर्ष में ये देखा गया है कि सूर्य अपनी राशि से कुछ अंश जो है पीछे आता है। जैसे पहले 15 जनवरी को मकर की संक्रांति होती थी, अब 14 जनवरी को हो रही है। यही 72 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो ये 13 जनवरी को जो है ये मकर संक्रांति होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ें
स्वाभाविक रूप से गति, ग्रहों की गति है वो परिवर्तित होती रहती है, उस परिवर्तन का हमारे पृथ्वी पे ऐसा प्रभाव हो, ऐसा मैं मानता नहीं। जी, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ग्रह नक्षत्रों में राज छिपा है जो इतने चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि देखिए यहां पर चिंता का विषय यह है कि हम देख रहे हैं अभी इस मौसम में बर्फबारी हो रही है, यह कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो लोगों के मन में चिंता होती है, एकाएक आंधी तूफान इस कदर आना, यह एक मन में सवाल खड़ा करता है। तो हर जगह लोग सवाल तलाशते हैं, वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। ये सवाल स्वाभाविक है, मन में बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना कि इस समय जो जिस दौर में पूरा विश्व गुजर रहा है उसमें इस तरह के उत्पात अगर होते हैं, प्राकृतिक उत्पात, तो मन में और भी दुश्चिंताएं आती हैं। ये दुश्चिंता स्वाभाविक है, परंतु सूर्य का कहीं से ऐसा प्रभाव नहीं। हाँ, कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि जितने पृथ्वी में प्राकृतिक उत्पात होते हैं उनमें ग्रहों की भूमिका प्रमुख होती है। मेरा ये मानना है जैसे कि वर्तमान में सूर्य मेष राशि में था, उससे दशम राशि में जो है शनि, मंगल और बृहस्पति, ये 3 ग्रह थे जी। तो शनि, मंगल जो है पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र होने पर वो अपनी उच्च राशि का है और शनि के साथ बैठा है, तो इस तरह के प्राकृतिक उत्पाद स्वाभाविक रूप से भी होते हैं। अभी जैसे 7 तारीख को, इसी 7 मई को मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करके कुंभ राशि में आ गया है, तो ये प्राकृतिक उत्पाद में धीमे धीमे कमी आएगी। और जैसे मंगल जो है शतभिषा नक्षत्र में 15 मई को आएगा, जब शतभिषा नक्षत्र में आएगा तो इस पृथ्वी में जो प्राकृतिक जिस प्रकार के उत्पाद हो रहे हैं उन उत्पादों में निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी। जी जी, मैं चाहूंगा जरा ऊपर की तरफ जरा हमारे ग्राफिक्स उनको प्ले आउट करें। मैं सीधे अब यहां पर ये सवाल मैं पूछूंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, आनंद शर्मा जी, वेदर साइंटिस्ट हैं। आनंद जी, एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो जवाब मिलता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। लेकिन इसके पीछे और साइंटिफिक रीजंस क्या हैं? इसके पीछे क्या वजह है कि हम इतने सारे चेंजेस देख रहे हैं पूरे इकोसिस्टम में? ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। और क्या इसको सन से रिलेट कर सकते हैं? सूर्य का लॉकडाउन जो कि बाकायदा डिफाइंड है साइंटिस्ट की तरफ से, क्या इससे उसका कोई ताल्लुक है? क्योंकि विदेशों में इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। देखिए, एक बात तो ये हम समझ रहे हैं बिल्कुल, हमारा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का लोगो है वो है आदित्यात् जयते वृष्टि जी। दैट मींस सन ओनली जनरेट्स रेन जी। सन का तो सीधा जुड़ाव तो है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है, धरती गर्म होती है, पानी वाष्पित होता है, वही ऊपर उठता है। मतलब जो गर्म हवा और ठंड, मतलब नमी वाली हवा हल्की होती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के कहते हैं बादल बनते हैं और फिर उसी से वर्षा होती है। तो सीधा सीधा लिंकेजेस है। जहां पर आपकी हीटिंग ज्यादा होती है, जैसे इक्वेटर के आसपास। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहता हूं इस वक्त। मैं एक बार बिग वॉल पर जाना चाहूंगा। जो दर्शकों ने अभी अभी ज्वाइन इन किया उनको रिकैप कराने के लिए शुरुआत करेंगे। पहली 2 ग्राफिक्स हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, हमारे खास मेहमानों के पास वापस आएंगे क्योंकि इस डिस्कशन का पार्ट 2 लेकर जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम क्या बता रहे हैं आपको एक बार फिर से। धरती पर कुछ अजीब होगा, सूरज लॉकडाउन के करीब होगा। ध्यान से देखें आप, सूरज पर लॉकडाउन, वैज्ञानिकों की रिसर्च, सूरज पर लॉकडाउन होने वाला है। पहली चीज, देश में भी लॉकडाउन है और सूरज पर भी है। सूरज की किरणों में भयानक कमी होगी जिससे सनस्पॉट गायब हो जाएंगे। यह दूसरी चीज है। तीसरी चीज, लॉकडाउन के समय को सोलर मिनिमम कहा जाता है। अगर हम सवालों को स्किप करके सीधे आ जाए अपनी अगली प्लेट पर तो बेहतर होगा। सूरज लॉकडाउन से भीषण ठंड, भूकंप और सूखे की आशंका। अब हम सीधे जाएंगे, इसका इंपैक्ट है बगैर सवालों को दिखाए। जो इंपैक्ट पर हम आते हैं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा गया, देश में इंपैक्ट देखा गया। वो क्या इससे डायरेक्टली रिलेटेड है? 1 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर में 4 बार भूकंप के झटके, सोचें आप। दूसरी चीज, 15 मई, 10 मई, 14 अप्रैल और 13 अप्रैल को भूकंप, ये दिल्ली में हो रहा है और कभी हमने ऐसा नहीं देखा इतना रेपिटेशन से। 13 मई को देश के पूर्वी हिस्सों में भूकंप के झटके, दुनिया भर में भूकंप आता रहता है लेकिन इतना तेजी से। 18 अप्रैल को नेपाल, 2 मई को ग्रीस, 11 मई को इटली में भूकंप। बाकायदा भूकंप का एक मीटर है जो मेजर करता रहता है कहां कहां भूकंप आ रहा है। पहाड़ों पर बेमौसम बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश और चक्रवाती तूफान इस मौसम में चिंता का विषय है। यूपी में 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है हवा। अब हम सीधे जाएंगे हमारे मेहमानों के पास क्योंकि यहां पर
आप जो देख रहे हैं पूर्वी भारत में आंधी तूफान बारिश, लब्बो लुबाब यह है, सीधे इनके पास चलेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुल मिलाकर अभी तक का जो शो है उसका सारांश ये है कि देखिए सोलर, अगर सन की बात की जाए तो वहां पर सोलर मिनिमम के चलते ये सब चीजें क्या संभव है। आनंद शर्मा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन, जो सूर्य पर हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है आपको, या आने वाले समय में दिखाई देता है? देखिए, एक बात तो नहीं समझने की, जो अभी चीजें हो रही है ऐसा नहीं हुआ कि ये पहले नहीं हुई है। जैसे आपने कहा तेज हवाएं चलना, अर्थक्वेक एक साल के अंदर मुझे लगता है 50 से 75 हजार अर्थक्वेक आते हैं पूरी धरती के ऊपर। बिल्कुल सही बात। और सामान्य प्रक्रिया है, आते ही रहते हैं क्योंकि पृथ्वी की प्लेट्स हैं तो आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक आएंगे। छोटे मोटे आते हैं, अक्सर कभी बताए नहीं जाते, पर अब चूंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, डेटा बिल्कुल शेयर किया जा रहा है, तो हर किसी को पता चल रहा है कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ आया, कितने बजे आया, कितना मैग्नीट्यूड। तो कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है इसमें। और आंधी तूफान, ये आंधी तूफान का सीजन है। मार्च, अप्रैल, मई जो होता है इसको डस्ट स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म का सीजन कहते हैं। और अक्सर इसके अंदर आपने देखा होगा पिछले 2018 में, उसमें भी तो और भी इससे जो ज्यादा सीवियर था। और जहां तक तापमान की सवाल है, तापमान ये सही बात है, लोग इस बार कह रहे हैं कि भी काफी मतलब तापमान कम है, नीचे चल रहे हैं सामान्य से, और बिल्कुल बात सही है। और नहीं तो फिर मुझे आप ये बताइए साइंटिफिकली इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए साइंटिफिक तो देखिए दो चीजें, एक तो मौसम में बदलाव आता ही है, जैसे जो एक नेचुरल प्रक्रिया है, और मैंने जैसे आपको बताया कि ये धरती के ऊपर चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, और सूर्य जो है उसका रोल तो सबसे अहम है। सूर्य के बगैर तो चलता ही नहीं, पूरी सृष्टि जो उसी से चल रही है हमारे। तो आपको लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पर? नहीं, अभी इट विल बी टू अर्ली टू से कि डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए आपने जैसे कहा कि पहले जो हमारे डाल्टन मिनिमम हो चुका है, मॉन्डेल मिनिमम हो चुका है, और उस समय की बात करी गई थी यूरोप में कि इतनी ज्यादा जबरदस्त ठंड पड़ी थी, नदियां मतलब जम गई थी, और बहुत सारे इश्यूज हुए थे, ड्राउट हुआ था, सूखा पड़ गया, ये सब। देखिए हम, क्योंकि वो यूरोप है, हम इंडिया में, हम पहले से हमारे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो और अभी तक तो बात हो रही थी ग्लोबल वार्मिंग की, पूरी कंट्री का 100। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आई एम सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं आनंद जी, तो फिर क्या वजह है कि हम बर्फबारी देख रहे हैं इस सीजन में? ये अपने आप में हैरान नहीं, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बर्फबारी साल भर होती है। देखिए होता क्या है कि लोगों को ये शायद मालूम नहीं है, 12 महीने बर्फ पड़ती है, पर सवाल ये उठता है कि जब बर्फ जो अभी जो पड़ती है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पड़ती है, निचाई वाले क्षेत्रों में नहीं पड़ती है। जैसे कि शिमला की हाइट हो गई और नैनीताल की, इस समय नैनीताल और शिमला में बर्फ नहीं पड़ती है, इस समय पड़ती है हायर रीचेस में, जो कि 3500-4000 मीटर के ऊपर है। और जो नीचे जो ओला होता है, लोग उसको भी बर्फबारी कहते हैं, वो तो एक गर्मियों में ही पड़ता है, ओला, जो ओलावृष्टि होती है। तो ये मुझे जहां तक याद है इस सीजन में मुझे याद है लोग निकलते थे, लेह लद्दाख वगैरह निकलते थे, और जानकारी ये आ रही है कि रोहतांग में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, और कई जगह ऐसी चीजें आई हैं। खैर ठीक है, पॉइंट नोटेड, आपने जो पॉइंट रखा है ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। संजीव रंजन मिश्रा जी, जिनसे मेरी बात हुई थी इस शो से पहले, उन्होंने मुझे बताया था, और उनकी अपने इस पे एक एनालिसिस है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला तो जो अभी हम चेंजेस देख रहे हैं, इस चेंजेस के पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम चेंजेस देख रहे हैं इसके पीछे क्या डायरेक्ट सन से कोई कोरिलेशन है, यह भी मैं जानना चाहूंगा। संजीव रंजन मिश्रा जी, ये आपसे सवाल है, उसके बाद में डॉक्टर अजय बाम्बी जी के पास आऊंगा। देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में सूर्य पर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो स्पॉट देखे जाते हैं, इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारियां हैं। ब्राह्म अय्यर ने आज से 2000 साल पहले ये लिखा है कि सन स्पॉट जिस ढंग के होते हैं उस हिसाब से पृथ्वी पर क्लाइमेटिक परिवर्तन होता है। उनका एक श्लोक है, फेमस श्लोक है, दंडे नरेंद्र मृत्यु व्याधि भय सयात कबंध संस्थाने दुर्भिक्ष किलिके अर्कस्थे। अगर सूर्य पर स्पॉट अगर पड़े, वो किल के आकार का हो, तो उसका फल अलग है। अगर उसमें अगर कोई किसी भी तरह का कोई स्पॉट नहीं देखा जाए, तो उसका फल है व्याधि, भयंकर व्याधि है। ये इन्होंने लिखा है 2000 साल पहले, आज के पहले की बात नहीं है, 2000 साल पहले मेंशन है, बाद में ब्राह्मण ने इसको कोट किया है जी। और इसी आधार पर वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमिस्ट लोगों ने काफ़ी काम किए थे। उसमें एक का नाम है कैमली फ्लेमरीन है। उन्होंने अपने पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी में ये लिखा है कि जब कभी भी सोलर सन पर
कोई भी परिवर्तन नहीं होता या शांत रहता है, कोई भी आपका सन स्पॉट नहीं देखे जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो उस साल में काफ़ी ज़्यादा वेदर के परिवर्तन हुआ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, अर्थक्वेक की संभावनाएं रहती हैं। तो ये सन का जो ये सन स्पॉट जो है ये 11 साल 11.33 के रोटेशन में देखे जाते हैं। इसका एक मैक्सिमम एक मिनिमम साइक्लिकल मूवमेंट है, और इसी समय सिमिलर समय में जुपिटर का भी साइक्लिकल परिवर्तन होता है। जुपिटर एक साइकिल को 12 साल में 11 साल 6 महीना 8 महीने में परिवर्तन करता है जी। तो जुपिटर के साइकिल को भी हम लोग रिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में वेदर के साथ। और आज के डेट में अर्थक्वेक के संदर्भ में दुनिया भर की स्टडी एस्ट्रोलॉजी में की गई है, एस्ट्रोनॉमी में की गई है, जिसके आधार पर यह बात प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है कि जब कभी भी जो सुपीरियर प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न और मार्स जब कभी भी कंजंक्शन में होते हैं या उसके केंद्र में कोई पापग्रह अगर आते हैं तो अर्थक्वेक की संभावनाएं बढ़ती हैं, अर्थक्वेक की संभावनाएं बढ़ती हैं और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हाँ, इसका अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 1960 में जुपिटर सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन में था, जो कि आज के डेट में है। तो 1960 में फरवरी और अप्रैल में, अभी हमने पूरा डाटा हमने देखा नहीं है, लेकिन फरवरी और अप्रैल के महीने में काफ़ी बड़े जो ऐसे कि आपको अर्थक्वेक हुए थे, जिसमें 30,000 एक जगह पर 50,000 के लोगों का डेथ भी हुआ था। तो अभी ये जो जुपिटर और सैटर्न का जो कंजक्शन है ये आपको चल रहा है, और ये कंजक्शन की जो स्थिति है पिछले साल से ही चल रही है। तो 2019 के सितंबर अगस्त के बाद से लेकर के और अभी तक ये कंटिन्यूड है। पहले वो सेक्रेटेरियस साइन में था, अभी एक कैप्रिकॉर्न के साइन में है। तो ये जो कंजक्शन है और इसके साथ साथ मंगल का होना, मंगल एक पापी ग्रह है उसका होना, तो ये सब चीज़ें मिला करके जो वेदर के जो परिवर्तन हैं उसको इंडिकेट कर रहा है। और आने वाले समय में वेदर के परिवर्तन और ज़्यादा नजर आएंगे, स्पष्ट रूप में नजर आएंगे। और ये परिवर्तन विशेषकर नजर आएंगे आपको जुलाई के बाद। मतलब आपको लग रहा है कि जुलाई के बाद वेदर चेंजेस आपको और दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आप क्या क्या देखते हैं? और ज्यादा चेंजेस दिखाई देंगे, और आने वाले समय में कुछ सालों के कुछ महीनों के अंतराल में कुछ मेजर जो है कि आपको नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन वगैरह होने की संभावनाएं पूरी की पूरी रहेंगी। अभी 2 इक्लिप्स पड़ने जा रहा है जून महीने में। ये इक्लिप्स का पॉइंट भी जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर वेदर फोरकास्ट के लिए या अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन के लिए। और इसका कोरिलेशन है 200 अर्थक्वेक जो आए हैं, जो मेजर अर्थक्वेक आए हैं, उसका कोरिलेशन है। और उसके अंतर्गत में ये देखा गया है कि जबकि भी मेजर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न और मार्स और इक्लिप्स पॉइंट जो है कहीं से भी ट्राइन और केंद्र पोजीशन बनाते हैं, तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ती हैं। इंटेंसिटी जरूर बढ़ेगी। और इस बार का जो प्लैनेटरी पोजीशन है इसमें एक प्लूटो का भी फैक्टर इन्वॉल्व है, जो कि प्लूटो अभी कैप्रिकॉर्न में जुपिटर के साथ सैटर्न के साथ चल रहा है। और अभी 4 प्लैनेट जो है रिट्रोग्रेशन में जाएंगे, अभी चल रहे हैं और जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है एबनॉर्मेलिटी है। और ब्राह्मण क्लियर कट लिखते हैं जब भी कोई ग्रह अतिचारी हो या वक्र गति को प्राप्त करे या अति वक्री हो, तो उस अवस्था में बहुत ज्यादा वेदर के परिवर्तन होते हैं, दुर्भिक्ष की संभावनाएं होती हैं, भूकंप आदि की संभावनाएं रहती हैं जी। उन्होंने क्लियर कट लिखा है जब कभी भी कंजक्शन होता है जुपिटर सैटर्न का, और हर एक ये कंजक्शन हमेशा 90 तो फिर आपको क्या टाइम लगता है, ये आप क्या क्या चेंजेस देखते हैं और कब से देखते हैं और ज्यादा चेंजेस? ये चेंजेस का पीरियड पिछले साल सितंबर से चल रहा है और ये सितंबर 2020 तक चलेगा। इसमें मेजर 2020 तक। और इसमें क्या क्या आप देखते हैं होता हुआ? वेदर का चेंजेस होगा, जिस वेदर का चेंज होगा अर्थक्वेक की संभावनाएं रहेंगी। और अभी जो है सो कि बहुत सी महामारी होंगी, जैसे महामारी की संभावना, कोई नए बीमारी का प्रादुर्भाव हो जाए, किसी तरह का और भी इस तरह का नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाए, इस तरह की पूरी संभावनाएं रहेंगी। क्योंकि हमारा साथ इसको सपोर्ट करता है। और हर तरह से जैसे कि आपको ये बात है, जब कभी भी इक्लिप्स पड़ता है और उसके स्क्वायर में जुपिटर, सैटर्न और मार्स की स्थिति होती है, अर्थक्वेक होता ही है जी। पॉइंट नोटेड सर। मैं अभी सीधे चलूंगा हमारे साथ जो और मेहमान भी हैं, आपने जो पॉइंट रखा है अजय भांबी जी से मैं जानना चाहूंगा। सर, आपको भी क्या आने वाले समय में, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात की, युग परिवर्तन की, आपको भी आने वाले समय में कुछ चेंजेस होते दिखाई देते हैं अभी आने वाले जो समय है, मतलब आने वाले कुछ मंथ्स में? देखिए, हम अब थोड़ी बात करते हैं पृथ्वी की, अर्थ की। अर्थ अपने एक्सिस पर जो हर वर्ष इंक्लिनेशन उसका डिक्रीज होता रहता है, घटती रहती है, तो वहाँ पर जो उसका पूरा गणना का हिसाब आता है वो आता है 0.0468 पर एनम। इससे वो घटती है
और 1947 में जो हमारा अयनांश था वो था 23.47, जो 97 में आके ये घट गया था और यहाँ पर ये 26.46 हो गया था। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये अर्थ का होता है, इससे हम वर्नल इक्वानॉक्स की गणना करते हैं। आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति है, यहाँ की गणना से हमारा युग परिवर्तन की बात होती है। जब हम वेस्ट की मैं शुरू में बात कर रहा था तो उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से भी 283 AD, अभी 283 AD 1 मार्च को ये 0 पॉइंट पर था, वहाँ से ये 23 डिग्री पीछे गया। अगर आप वेस्टर्न ज्योतिष की बात करें, उनसे बात करें, तो वो कहते हैं कि हम पाइसियन एज में थे, पीसियन एज में थे। जब पीसियन एज का जो रिज़ल्ट है वो कैसे मिलता है, जो सारा व्यापार था, सारा लेन देन था, समुद्र से था। हम समुद्र से ज़्यादा आ रहे थे, दूर दूर तक की यात्राएं समुद्र से कर रहे थे, ना कि रोड से। और उसके बाद 1980 से पहले जिस दुनिया में हम थे, जिस युग में हम थे, वो स्टैग्नेंट समाज था, पूरी दुनिया स्टैग्नेंट थी। और 1980 के बाद हम एक डायनामिक वर्ल्ड में हैं, और जैसे डायनामिक वर्ल्ड में वहाँ से एक्वेरियन एज का प्रारंभ होता है। जैसे ही एक्वेरियन एज का प्रारंभ होता है, इसका मतलब है स्पेस में। तो एक्वेरियन का, एक सेकेंड पूरी बात कर लूँ, तो स्पेस का है। तो आज की स्थिति ये है कि हर आदमी के पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज अलग बात है। गूगल आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज नहीं देता। तो अब हम एक अलग युग में हैं। जब हम इस तरह के युग में होते हैं, इस तरह के परिवर्तन होते हैं, तो नेचुरली ही हमारे वातावरण में, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारा आधार है, हर तरीके का आधार है हमारा। अभी कोई साहब बोल रहे थे कि सनस्पॉट नहीं होते, दूसरे साहब ने बोला सनस्पॉट होते हैं। इसका तो हमको किसी पेड़ का बक्कल खोल के देखिए, आपको मिल जाएगा कितने हुए थे। आज से 7000 साल पहले का मिल जाएगा कि कितने हुए थे, 700 साल पहले का मिल जाएगा, क्योंकि 11 साल का पीरियड के वो मिल जाता है कब कब हुए थे। तो उसका हमको पूरे इंडिकेशन पृथ्वी पे मिलते हैं, इस प्लेनेट पे मिलते हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मैंने आपसे बोला कि 285 साल का एक पैटर्न है, उसमें से 60 साल का जो आज से 6 सेंचुरी पहले हुआ था। तो इस तरह की स्थितियां आकाश में होती रहती हैं। और जब भी कोई सूर्य में परिवर्तन होगा तो चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, तो कुछ भी नहीं है, उन सब में परिवर्तन तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब मैं क्विकली चंद्रमौली जी से लूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। चंद्रमौली जी से मैं रिएक्शन लूंगा बहुत कम समय में। चंद्रमौली जी, आपको एस्ट्रोलॉजिकली क्या आने वाले समय में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चेंजेस स्वाभाविक रूप से भी होंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि अभी 15 मई से मंगल अपनी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो वर्तमान में पृथ्वी पे जो जिस प्रकार के उत्पाद दिख रहे हैं उसमें निश्चित रूप से क्रमशः परिवर्तन होगा। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी एक ज्योतिषी कह रहे थे कि जून मास में 2 ग्रहण लगेंगे। तो एक तो 8 किसी एक ग्रहण जो लगेगा, चंद्र ग्रहण, जो 8 जून को लग रहा है, शायद वो 8 जून को जो ग्रहण लग रहा है वो प्रति छाया ग्रहण है। छाया के ऊपर एक छाया ग्रहण होती है, उसका कोई फल नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ों को, हर चीज़ों को इतना नेगेटिव बोल करके बता दिया जाए कि आदमी जो है जीना दूभर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी प्राकृतिक उत्पाद होते रहते हैं और प्रकृति उसको ठीक भी कर देती है। ठीक है, बहुत सारी माफी चाहूंगा सर, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 चीजें कंक्लूजन में है। पहला, जो सन पे चेंजेस होंगे उसका कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन वैसे भी कई सारे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में, तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।